हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है। ठीक है, इसमें से चैप्टर फर्स्ट है हमारा राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इस चैप्टर को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे आपको साथ के साथ बताते चलूंगा, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, वो आपके पेपर में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी टॉपिक को मैं आपको कराऊंगा। अगर हम बुक के सिलेबस को देखें तो देखिए आपकी जो सेकेंड बुक है इसमें टोटल 8 चैप्टर दे रखे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट हमारा हो जाएगा, इसके बाद हमारे 7 चैप्टर जो है वो बच जाएंगे। ठीक है, उसको भी हम जल्दी करने का पूरा प्रयास करेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आप इस नाम से मुझे इंस्टा पे सर्च कर सकते हैं और आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। टाइम निकाल के मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, तो वो जरूर देखना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो में जो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आ जाता है वो यही आ जाता है कि मनुष्य जो होता है ना, वो 2 मामलों में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब है कि बाकियों से अलग है। अगर हम जानवरों को कंपेयर करते हैं मनुष्य से, तो मनुष्य जानवरों से किन मामलों में अद्वितीय है, तो वो 2 मुख्य मामले हो जाते हैं। सबसे पहला हो जाता है विवेक, यानी मनुष्य के पास क्या है, विवेक। विवेक का मतलब है बुद्धि। ठीक है, यानी मनुष्य के पास बुद्धि होती है, उसके पास सोचने की क्षमता होती है। ठीक है, वो सोच सकता है, तर्क कर सकता है, यानी लॉजिक लगा सकता है। तो ये मनुष्य के पास क्या होता है, एक आप ये लगा लो जानवरों से एक डिफरेंट जो है। क्या जानवरों के पास विवेक नहीं होता? होता है, उनके पास भी विवेक होता होगा, लेकिन मनुष्य जितना बुद्धिमान होता है एक जानवर उतना बुद्धिमान नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। मनुष्य के पास एक और कला है जिसको हम कह सकते हैं संवाद करने की क्षमता। ठीक है, यानी मनुष्य क्या है, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, ठीक है, जो भी उसके मन में विचार चल रहे हैं उसको दूसरों के सामने कह सकता है, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है संवाद के जरिए, यानी कि बोलकर। तो मनुष्य के पास क्या है, अपनी विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक भाषा होती है। ठीक है, भाषा के माध्यम से मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है और दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाता है। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य जो है वो 2 मामलों में अद्वितीय है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं टॉपिक की मेन, कि राजनीति जो है वो क्या है। व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब है, ये आपको समझना है। उसके बाद ही आपको राजनीतिक सिद्धांत समझ में आएंगे। ठीक है, तो राजनीति क्या है आपको ये पता होना चाहिए। तो राजनीति के लिए कोई एक परिभाषा नहीं बनी कि मैं आपको बता दूं ये राजनीति होती है। राजनीति को लेकर लोगों के जो विचार हैं वो अलग अलग है। विद्वानों ने अलग अलग तरीके से राजनीति को परिभाषित करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि राजनीति क्या है। जब भी हम किसी व्यक्ति से, मान लो आप किसी दोस्त से या किसी व्यक्ति से पूछते हो कि बताइए भाई राजनीति क्या है, अगर आप 10 लोगों से पूछोगे तो 10 के 10 के विचार जो हैं आपको अलग मिलेंगे। ठीक है, आपको लोग अलग अलग तरीके से राजनीति को डिफाइन करते हुए मिलेंगे। तो राजनीति क्या होती है इसको समझ लेते हैं। देखिए, राजनीति ना अलग लोगों के लिए अलग हो सकती है। हो सकता है मेरे लिए राजनीति का मतलब अलग हो, आपके लिए राजनीति का मतलब अलग हो, किसी नेता के लिए राजनीति का मतलब अलग हो, किसी फिल्म कलाकार के लिए राजनीति का मतलब अलग हो, किसी उद्योगपति के लिए राजनीति का मतलब अलग हो। सब अपने अपने नजरिए से राजनीति को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए राजनीति के बारे में लोगों के विचार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेता और चुनाव लड़ने वाले, यदि हम बात करते हैं नेताओं की, चुनाव लड़ने वाले जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, अगर हम इनके नज़रिए से देखें तो ये कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। ठीक है, यानी कि जनता की सेवा करने का एक माध्यम जो है वो राजनीति है। आपने सुना होगा कि नेता कहते हैं कि हम यहाँ पे नेता बनने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए नहीं आए, बल्कि हम तो यहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। वो अपने आप को क्या कहते हैं कि हम तो भाई जन सेवक हैं। ठीक है, यानी हम जनता के सेवक हैं और हम यहाँ पे जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। ऐसा कौन कहता है? नेता जो लोग होते हैं वो कहते हैं। ठीक है, यानी नेताओं के लिए राजनीति का मतलब यहाँ पे जन सेवा हो सकता है। आगे देखिए, राजनीति से जुड़े अन्य लोग जो हैं वो राजनीति को दांव पेच से जोड़कर देखते हैं। वो कहते हैं राजनीति कुछ नहीं है, राजनीति तो दांव पेच होती है। ठीक है, वो उसको दांव पेच बताते हैं। कई अन्य लोगों को देखें हम तो राजनीति उनके लिए वही हो सकती है जो राजनेता करते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे भाई राजनीति तो वो है जो हमारे नेता कर रहे हैं, जो हमारे नेता कर रहे हैं वही राजनीति है। कुछ लोग ऐसे भी बोल देंगे। ठीक है, तो सभी लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि राजनीति जो होती है वो सत्ता तक पहुंचने का रास्ता होती है। ठीक है, यदि किसी को सत्ता तक पहुंचना है, ठीक है, यानी कि सत्ता तक अगर किसी को पहुंचना है तो उसके लिए जो रास्ता बनेगा, जो सीढ़ी बनेगी वो राजनीति बनेगी। राजनीति के जरिए ही
कोई सत्ता तक पहुंच पाएगा, यानी एमएलए बन पाएगा, एमपी बन पाएगा, ठीक है, चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो किसके जरिए बनेगा? राजनीति के जरिए ही बनेगा। यानी कि अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसको राजनीति के जरिए ही जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, जब लोग नेताओं को दल बदलते देखते हैं, ठीक है, झूठ बोलते देखते हैं और बढ़ा चढ़ाकर वादे करते देखते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ना, नेता जो होते हैं चुनाव से पहले आपके इलाकों में आते हैं रैली करने के लिए, वहाँ पे वो भाषण भी देते हैं। और कई नेता तो आपने ऐसे देखे होंगे, पहले वो किसी पार्टी में थे, अब उस पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले गए, यानी वो दल भी बदल लेते हैं, पार्टी भी बदल लेते हैं। कई नेता ऐसे आपने देखे होंगे जो झूठे वादे करते हैं, ठीक है, झूठे वादे, जैसे कि आपने देखा होगा आपके यहाँ पे भी कुछ ऐसे भी नेता होंगे जो लंदन पेरिस बनाने की बात करते होंगे, और लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे नेता भी होते हैं जो झूठे वादे करते हैं, बड़े चढ़े दावा करते हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमको वोट देके जिताओ, हम स्वर्ग बना देंगे, दुनिया भर की बातें करते हैं। आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। कई नेता जो हैं वो विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते दिखाई देते हैं, समूहों को तोड़ते रहते हैं, लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने खुद के निजी या फिर सामूहिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए भी घृणित रूप से, यानी गलत तरीके से हिंसा पर उतारू होते दिखते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ नेता ऐसा भी होते हैं जो हिंसा करवा देते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, ठीक है, दंगे करवा देते हैं। तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। यानी कि जब ये सब करते हैं लोग, तो इनको देखकर, इन नेताओं को देखकर लोगों के मन में क्या आता है कि राजनीति तो एक घोटाला है, राजनीति में बस घोटाला है। क्योंकि नेता क्या कर रहे हैं? झूठे वादे करते हैं, एक पार्टी से जीत कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है, लोगों को जोड़ तोड़ करते रहते हैं, अपने खुद के फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग क्या कहते हैं, राजनीति तो एक घोटाला है, ठीक है। आगे देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस तरह की सोच प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में हम लोगों को देखते हैं कि लोग क्या है, हर जगह हम देखते हैं तो लोग अपने खुद के स्वार्थ को साधने में लगे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, यानी कि वो राजनीति कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, राजनीति को केवल ये मत सोच के देखना नेता नेता से रिलेटेड, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग खेल जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है, तो वो खिलाड़ी आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को नहीं चाहते हैं या कुछ गलत करते हैं, तो हम वहाँ पे भी बोल देते हैं कि वो तो राजनीति कर रहे हैं, वो उसके साथ गलत कर रहा है, ठीक है। तो राजनीति को कुछ ज़्यादातर ना नकारात्मक तरीके से भी देखते हैं, यानी राजनीति को मतलब गंदी चीज़ बोलते हैं, राजनीति गंदी चीज़ है, राजनीतिक स्वार्थ है, राजनीति झूठे वायदे करने का तरीका है। तो लोगों का नज़रिया जो है राजनीति को लेके अलग अलग है, ठीक है। तो आपने ये भी सुना होगा लोगों को कहते हुए, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मैं तो राजनीति से अपने आप को दूर रखता हूँ, मैं तो कुछ देखता ही नहीं हूँ, न्यूज़ वगैरह मैं सुनता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को राजनीति से दूर रखता हूँ। तो लोग ऐसे भी कहते हैं, ठीक है। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि ऐसे लोग भी जिनको राजनीति से फायदा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने राजनीति से खूब फायदा उठाया है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टियों को, यानी कुछ उद्योगपति होते हैं, राजनीतिक पार्टियों को चंदा देते हैं, यानी बहुत सारा पैसा देते हैं, ठीक है, उसके बदले में उनको फायदा भी मिलता है, यानी कि लाभ भी मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, वही लोग वापस से राजनीति को कोसते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब आपने सुना होगा कि राजनीति को लेकर। अब यहाँ पे एक पॉइंट अच्छा सा है, ये 2 लाइनें आपको याद रखनी है, यहाँ से मैं आपको एक बात समझाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपने आप को राजनीति से दूर रखता हूँ। तो यहीं पे गांधी जी ने कुछ कहा है। गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी ने ये कहा था कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, ठीक है। हम ये कहें ना कि हम राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको राजनीति ने जकड़ रखा है और हमको उसमें से जूझना ही है, ठीक है। चाणक्य ने भी ये कहा था कि जो व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति मुझे समझ नहीं आती, वो उसको चाणक्य ने मूर्ख के बराबर बताया था, ठीक है। यानी वो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो राजनीति को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। जो सिनेमा के कलाकार हैं, फिल्म एक्टर हो गए या एक्ट्रेस हो गई, ये भी अक्सर आपको देखा होगा आपने, ये राजनीति की बुराई करते नजर आते हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि जैसे ही वो खुद इस राजनीति में शामिल हो जाते हैं तो अपने आप को इस खेल के अनुसार ढाल लेते हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा फिल्म एक्टर हैं जो शुरू में तो राजनीति की बुराई करते हैं, लेकिन बाद में खुद वो
नेता बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बॉलीवुड में रहे होंगे, कभी फिल्में बनाते होंगे, बाद में वो नेता बन चुके हैं। तो जब वो नेता बन जाते हैं, शुरू में वो राजनीति की खूब बुराई करते हैं, लेकिन जब वो नेता बन जाते हैं तो अपने आप को राजनीति के अनुसार ही ढाल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप मुझे इसका दो अच्छे तरीके से, कि ऐसा कोई एक्टर बताओ मुझे जो कि पहले बॉलीवुड में फिल्में बनाता था लेकिन बाद में वो नेता बन गया। तो ऐसा कोई एक्टर आप मुझे बता सकते हो? तो आप मुझे कमेंट में बताइए ऐसा कौन सा हीरो है। ठीक है, ऐसे कई सारे होंगे, लेकिन आप मुझे एक दो नाम बताइए, कमेंट में बताइए कौन ऐसे हैं जो फिल्म की दुनिया से निकलकर इसमें आ गए हैं राजनीति की तरफ। तो इतना हमने समझ लिया राजनीति क्या है। तो लोगों के अलग अलग विचार है, कोई उसे गंदी चीज बताता है, कोई उसे सत्ता का लालच के रूप में देखता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। तो अब हम इसको अगर कम शब्दों में बताएं राजनीति क्या है, तो हम कैसे बताएंगे? तो देखिए, राजनीति क्या है इसको परिभाषित करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने राजनीति को लेकर अलग अलग तरीके के विचार रखे हैं। कोई राजनीति को कुछ कहता है तो कोई कुछ और बताता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो राजनीति को हम सिंपल शब्दों में समझे तो क्या कह सकते हैं कि राजनीति जो है वो शासन करने की कला है। ठीक है, राजनीति को हम क्या कह सकते हैं कि राजनीति शासन करने की कला है। फिर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति प्रशासन अच्छे तरीके से चलाने की सीख देती है, कि किस प्रकार से हम प्रशासन चला सकते हैं, इसके बारे में राजनीति अपने को जानकारी देती है। फिर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति प्रशासन को चलाने के दौरान होने वाले जो विवाद हैं उसको सुलझाने का काम करती है। कई बार क्या होता है कि जब नेता वगैरह प्रशासन चला रहे होते हैं, शासन व्यवस्था चला रहे होते हैं, तो कभी कभी विवाद हो जाते हैं। ठीक है, तो उस विवाद को सुलझाने का कार्य भी राजनीति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो। और क्या बता सकते हैं? हम ये भी बता सकते हैं कि राजनीति के द्वारा जनता का कल्याण किया जा सकता है, यानी जनता का कल्याण राजनीति के द्वारा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? यदि सरकार जनता की भलाई के लिए काम करे, उनको रोजगार दें, ठीक है, उनको सुविधाएं दें, उनको हेल्थ सर्विस दें, उनको अच्छी सुविधाएं दें। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीति के द्वारा जनता का कल्याण किया जा सकता है। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो वो कर सकती है। और क्या कह सकते हैं हम राजनीति के बारे में? तो राजनीति जो है वो देश के लिए देश के विकास के लिए फैसला लेने में सहायक साबित होगी। ठीक है, राजनीति के जरिए ही देश के विकास के लिए फैसले लिए जाते हैं। तो ये भी सिंपल पॉइंट है। राजनीति समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, राजनीति से मैं दूर रहता हूँ। हम कहीं ना कहीं राजनीति में दबे हुए हैं, और हम अपने आप को बेशक से हम बोलते हैं, लेकिन हम राजनीति से अलग नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो राजनीति क्या है? समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और हम उसके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। वर्तमान में राजनीति का जो जुड़ाव है वो निजी स्वार्थ से हो गया है। आज के समय में राजनीति को देखें तो राजनीति को लोग निजी स्वार्थ की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, आपको ये लगता होगा कि राजनीति कहा जाता है ना, राजनीति जो है जन सेवा का एक माध्यम है, यानी जनता की सेवा का एक तरीका है। लेकिन आज के समय में जो नेता आते हैं, क्या आपको लगता है कि वो जनता की सेवा करने के लिए आते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। नेता बोलते जरूर हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दुनिया भर के वादे करते हैं, पर रियलिटी ये है कि वो घोटाले करते हैं, पैसे कमा के चले जाते हैं। राजनीति में वो जनता के लिए कोई खास काम करते नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आज के समय में राजनीति जो है इसका जुड़ाव जो है वो निजी स्वार्थ से हो गया है, यानी कि लोग अपने स्वार्थ के कारण ही, अपने स्वार्थ के लिए ही कहीं ना कहीं राजनीति में आते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, जनता के लिए वो कुछ भी नहीं करते। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। तो राजनीति को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी? पॉलिटिकल थ्योरी से क्या अभिप्राय है, ऐसे भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो अगर आपने राजनीति को समझ लिया है तो आपको राजनीतिक सिद्धांत को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। और एक बात और बताता हूँ आपको, ये जो बुक है ना आपकी पहले वाली बुक से थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, और आप तभी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे जब आप बहुत ध्यान से या तो किताब को पढ़ोगे या वीडियो को बहुत ध्यान से देखोगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा आसान नहीं है, उलझाने वाली चीज़ें हैं। तो आपको बहुत ठंडे दिमाग से देखना पड़ेगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे तब जाके आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना है। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसको भी परिभाषित करना आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है भाई? तो इसका भी वही हाल है राजनीति वाला, क्योंकि इसको हम इसलिए परिभाषित नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो अलग अलग विद्वान है ना, उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत को लेकर भी अलग अलग तरीके के विचार दिए। जैसे राजनीति को लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं, ऐसे ही सिद्धांत को भी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या कर पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर भी हम समझते हैं। देखिए, कुछ विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक सुधार का साधन मानते हैं। ठीक है, राजनीतिक सुधार का साधन मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा जो राजनीति की समस्या है,
ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में जो समस्या होती है उस समस्या को सुलझाने का एक तरीका हो सकता है राजनीतिक सिद्धांत। क्यों? क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत में किसके विचार होते हैं? राजनीतिक सिद्धांत उन लोगों के विचार होते हैं जो राजनीति के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, फिलोसोफर होते हैं, थिंकर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने जो विद्वान लोग होते हैं उनके विचारों को राजनीतिक सिद्धांतों में रखा जाता है। तो इसलिए उनके विचारों को अगर माना जाएगा तो कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है, ये सुधार का साधन हो सकता है, ऐसा लोगों का कहना है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये देखेंगे हम कि राजनीतिक जो सिद्धांत है ना, इसका बुनियादी कौन से बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, यानी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी चीज़ों का विश्लेषण किया जाता है, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट को समझेंगे। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में ये देखा जाता है कि समाज क्या है, समाज क्या होता है, समाज कैसे बनता है, समाज में कौन लोग शामिल होते हैं, ठीक है, समाज को कैसे एकजुट रखा जा सकता है, कैसे समाज में एकता बनाकर रखें, आपस में लड़े ना लोग, एक दूसरे से झगड़े ना, किस तरीके से लोगों में एकता स्थापित करें। हमें सरकार की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? क्यों हमें सरकार की जरूरत है? क्या हम बिना सरकार के नहीं रह सकते? हमें जरूरत क्यों है, ये भी हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। सरकार का सबसे अच्छा रूप कौन सा होता है? क्या लोकतांत्रिक सरकार सबसे अच्छी होती है, या राजा का शासन सबसे अच्छा होता है, या तानाशाही वाली सरकार अच्छी होती है, या लोकतंत्र अच्छा है, या एक पार्टी का शासन अच्छा है, कौन सा, या सैनिक शासन अच्छा है? तो कौन सा सरकार का सबसे बेहतर रूप हो सकता है, इसका भी अध्ययन राजनीतिक सिद्धांत में किया जाता है। क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कानून हमारी आज़ादी को छीन रहा हो या उसको कम कर रहा हो? तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि क्या कानून हमारी स्वतंत्रता को सीमित तो नहीं करता? नागरिक के रूप में हमारी देश के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए राष्ट्र के प्रति, ये सारी चीजें भी किस में पढ़ते हैं हम? ये सब भी हम किस में पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत के तहत पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत में इन क्वेश्चंस का, ये प्रश्न जो हमारे सामने हैं, इन प्रश्नों का आंसर खोजने की कोशिश की जाती है राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ते हैं भाई, हमको पढ़ने की क्यों जरूरत है? हमारी तो पूरी एक सेकंड बुक ही हमारी राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर है, तो ये पूरी की पूरी जो सेकंड बुक है, आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत अपने को क्यों पढ़ना है, तो ये समझते हैं। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट के लिए, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत जरूरी है। क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में जो भी विद्वान हुए हैं, ठीक है, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो B.R. अम्बेडकर हो, चाहे अरस्तु प्लेटो हो, ठीक है, सुकरात हो, ठीक है, चाहे वो रूसो हो, कार्ल मार्क्स हो, जो भी हो, जितने भी ये विद्वान हुए हैं, ये सब कहीं ना कहीं राजनीति से रिलेटेड बातें ही करते हैं। इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विचारधाराएं सामने दी हैं, तो इनको कहीं ना कहीं, अगर आप राजनीति के स्टूडेंट बनोगे तो आपको इनके विद्वानों के विचार तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना, तो इसलिए राजनीतिक सिद्धांत क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? देखिए, क्वेश्चन क्या था आपके सामने कि हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, तो हमको क्या पढ़ना है, ये देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग समानता क्या है, समाज में हमें समानता की जरूरत क्यों है, अगर हमें समाज में समानता नहीं मिलती है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, या समाज में अगर हमें समानता मिलती है तो उसके मानव के जीवन में क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, ये समानता का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समानता की परिभाषा को पढ़ेंगे, समानता के अर्थ को पढ़ेंगे, समानता के महत्व को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब हमें राजनीतिक सिद्धांत पे पढ़ना होता है। और क्या पढ़ते हैं भाई? स्वतंत्रता को पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का महत्व क्या है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फिर न्याय को पढ़ते हैं, इसी तरीके से अधिकार को पढ़ते हैं, जिसमें हमारे मौलिक अधिकार हो जाते हैं हमारे, ठीक है, कानूनी अधिकार हो जाते हैं, अन्य प्रकार के अधिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसमें हम लोकतंत्र को पढ़ते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ते हैं, संविधान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और विद्वानों के विचार, ये जो मैंने अभी आपको विद्वान बताए थे ना, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो अम्बेडकर जी हों, चाहे वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हो, ठीक है, या कार्ल मार्क्स हो, ठीक है, इन सभी के विचार जो हैं, ये विद्वान हैं, इन विद्वानों के विचार को हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। अभी आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन जब आप इन चैप्टर में जाओगे ना, स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, इन चैप्टर को जब आगे पढ़ोगे आप, जब मैं आपको आगे के चैप्टर कराऊंगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। यही चीज़ें तो अपने को आगे के चैप्टर में पढ़ना है। विद्वानों के विचार पढ़ेंगे, विद्वानों ने जो परिभाषा दी है वो पढ़ेंगे, मार्क्सवाद को समझेंगे। ठीक है, उसमें जो विचारधाराएं हैं, आदर्शवाद हो गया, उदारवाद हो गया, समाजवाद, पूंजीवाद, ठीक है,
जितनी भी विचारधाराएं राजनीतिक है वो सारी की सारी अपने को राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ना होता है। क्लियर है, सिंपल है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमें राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ना होता है, तो हमको राजनीतिक सिद्धांत में ये पढ़ना होता है। अब अपने को क्यों पढ़ना होता है भाई, क्या कारण है उसके पीछे, तो देखिए हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना है ये समझिए। देखिए यदि हमें राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होगा तो भविष्य में जो आने वाली समस्याएं होंगी, ठीक है, तो उन समस्याओं के दौरान आप एक अच्छा फैसला ले पाओगे, एक अच्छा निर्णय ले पाओगे। ठीक है, इसलिए राजनीति पढ़नी है। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप बाद में, ठीक है, अभी तो आप स्टूडेंट हो, बड़े होकर आप नेता बनोगे। ठीक है, मान लीजिए आप नेता बनना चाहते हो, बड़े होकर आप चुनाव लड़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई आप सीएम बनो या पीएम बनो, जो भी आप चाहते हो, आप राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हो, मान लीजिए आप राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो ऐसे में आपके लिए राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में आपके सामने बहुत तरह की समस्या आएंगी। ठीक है, राजनीतिक निर्णय लेने में समस्या आएगी, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत मदद करेंगे। फिर क्या है, एक पॉइंट ये है कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत का ज्ञान होना जरूरी है। अब मान लीजिए आप बोलते हो कि भाई मैं तो नहीं बनना चाहता, मैं तो राजनीति में नहीं जाना चाहता, मुझे सीएम पीएम कुछ नहीं बनना, मुझे तो नौकरी करनी है, XYZ कुछ भी बनना है, तो क्या मेरे लिए भी राजनीतिक सिद्धांत जरूरी है? हो सकता है आपका क्वेश्चन ये हो, तो यस, आप देश के नागरिक तो हो ना। अगर आप एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको गांधी को पढ़ना पड़ेगा, आपको अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा, आपको कार्ल मार्क्स को पढ़ना पड़ेगा, आपको इन विद्वानों को पढ़ना पड़ेगा, इनके विचारों को पढ़ना पड़ेगा, राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप राजनीति समझ पाओगे। स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, समानता का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, लोकतंत्र दुनिया का पुराना लोकतंत्र कौन सा है, भारत कब लोकतंत्र बना, ठीक है, लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उदारवाद क्या होता है, उदारवाद को लाने वाले कौन है, उदारवाद की परिभाषा क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो राजनीतिक सिद्धांत ही तो आपको जानकारी देंगे। आगे देखो, राजनीतिक सिद्धांत के जरिए हमको विभिन्न विचारधाराओं का ज्ञान होता है। अलग अलग प्रकार की राजनीति को लेकर विचारधारा है, चाहे मार्क्सवाद हो, चाहे उदारवाद हो, ठीक है, वामपंथ हो, दक्षिणपंथ हो, ठीक है, जो भी ये विचारधारा है, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ये सारी विचारधाराओं का ज्ञान अपने को कहाँ से होता है, तो राजनीतिक सिद्धांत से होता है। अब मैं आपको इतनी सारी विचारधारा बता रहा हूँ ना, हमको ये विचारधारा नहीं जाननी है, क्योंकि आपके थोड़ा थोड़ा आपके चैप्टर में आगे आपको ये विचारधारा मिलेगी, वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन जब आप 11th पास कर जाओगे, आप 12th में जाओगे, वहाँ पे भी आपको ये विचारधारा नहीं पढ़नी, लेकिन जैसे ही आप 12th के बाद BA में जाओगे फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ से ये विचारधारा वाले टॉपिक शुरू हो जाते हैं। या अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेते हो फ्यूचर में, तब आपको इन विचारधाराओं को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, हमें अलग अलग विचारधाराओं का ज्ञान होता है, जिसके माध्यम से हम अपना मत यानी अपना वोट देकर सही नेता को चुन सकते हैं। बिल्कुल, देखो जितने भी राजनीतिक पार्टी है हमारे देश में, ठीक है, उन राजनीतिक पार्टियों की एक विचारधारा है। सभी राजनीतिक पार्टियों की कोई ना कोई विचारधारा होती है। अब हमारी भी कोई ना कोई विचारधारा होगी, तो हमारी विचारधारा किस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है, जिससे हमारी राजनीतिक विचारधारा मिलती है, हम उसी को वोट देते हैं। यानी कि हम अपने लिए सही नेता का चुनाव भी तब कर पाएंगे जब हमें राजनीतिक जो सिद्धांत है उसका ज्ञान हो। समाज से जो पूर्वाग्रह है उसको समाप्त करने और एकता कायम करने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना जरूरी है। देखिए, समाज में पूर्वाग्रह का एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हमारे समाज में क्या होता है, जाति प्रथा है। ठीक है, जाति प्रथा के तहत कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको नीच माना जाता है, नीचा माना जाता है, कुछ जाति ऐसी हैं जिनको ऊंचा माना जाता है। अब जो ऊंची जाति के लोग होंगे वो कहीं ना कहीं कुछ जातियों के प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं द्वेष भावना होगी, वो कभी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को, ठीक है, तो यही पूर्वाग्रह हमको समाप्त करना है। हमको ये मानना है कि भाई ये जाति बाती बाद में आई है, हम इंसान हैं, हमें इंसानियत से रहना है और सबको समान मानना है। तो ये जो चीज़ें हमारे अंदर कहाँ से आएगी, ये पूर्वाग्रह हमारे तभी समाप्त हो पाएंगे जब हम राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ेंगे। ठीक है, आंदोलन कोई हो रहा है तो आंदोलन को प्रेरणा और सही दिशा देने के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने की आवश्यकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, वाद विवाद, तर्क वितर्क, फायदे नुकसान, इन सब का आकलन करने के बाद सही फैसला ले पाना, ठीक है, सही फैसले लेने के गुण सीखना, ये भी हमें राजनीतिक सिद्धांत
से मिलता है, इसीलिए अपने को ये सब सीखना है तो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य को समझने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपने पहली वाली बुक में मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य पढ़े थे। अधिकार जो हमको हमारा संविधान देता है, कर्तव्य जो हमारे संविधान के प्रति देश के प्रति होते हैं, हमारे भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं। इन सबको समझने के लिए भी अपने को राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। शासन की व्यवस्था की जानकारी के लिए, ठीक है, और हमें ये सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। देश के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए भी नेताओं को या हमको राजनीतिक सिद्धांत चाहिए। जो हमारे नेता जब देश के लिए पॉलिसी बनाते हैं तो वो भी राजनीतिक सिद्धांत का ध्यान रखकर पॉलिसी को बनाते हैं। ठीक है, विद्वानों के विचारों को ध्यान में रखकर पॉलिसी को बनाते हैं। इसके बाद है कि लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान करने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। भविष्य की योजना बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना चाहिए। ठीक है, विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए, उनके बीच में कहीं ना कहीं तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी होता है। और एक छात्र होने के नाते, आप राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो उसके नाते भी आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। तो राजनीतिक सिद्धांत हमको क्यों पढ़ना चाहिए, आपको इतने सारे पॉइंट पे मैंने एक्सप्लेन करा है। अगला टॉपिक है कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। ठीक है, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाएगा कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व बताइए। तो कैसे आप महत्व बताओगे, क्या क्या बताओगे, ये देखिए। आप ये कहोगे कि न्याय व समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विचार, यानी न्याय और समानता के बारे में सही तरीके से सोचने का जो विचार है, ठीक है, उसका विकास जो होगा वो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत से होगा। तर्क संगत और प्रभावी ढंग से जो कम्युनिकेशन हम कर पाएंगे तो वो भी राजनीतिक सिद्धांत के तहत कर पाएंगे। कुशल और प्रभावी राजनीति, यानी कुशल और प्रभावी राजनीतिक फैसले लेने में भी हमको कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत से फायदा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सारे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व हो सकता है। ठीक है, फिर राजनीतिक सिद्धांत हमने पढ़ लिया, हमने उसके महत्व को भी समझ लिया। अब हम अपने जीवन में राजनीतिक सिद्धांत को कैसे अपनाएंगे। मान लो आपने कोई विचारधारा पढ़ी, आपको पसंद आई, तो उसको आपको फॉलो भी तो करना होगा ना। तो कैसे उसको उतारना है, इसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो बुक है आपकी सेकंड बुक, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी सेकंड बुक है, ये पूरी की पूरी राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर है। यानी कि इस पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। ठीक है, इसमें हम स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, इन सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। और राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका अर्थ क्या है, उनका महत्व क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब आगे के चैप्टर में आप जाओगे ना, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये आगे के चैप्टर में मिलेगा। जब आप स्वतंत्रता वाले में चैप्टर में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि स्वतंत्रता की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का महत्व क्या है। जब आप समानता पढ़ोगे तब आपको समानता में यही पढ़ना है। ठीक है, समानता पढ़ोगे जब आप, समानता का उत्पत्ति कैसे हुई, समानता का अर्थ क्या है, समानता का महत्व क्या है, आपको ये पढ़ना होगा। जब आप नागरिकता के चैप्टर में जाओगे तो आपको नागरिकता की उत्पत्ति कैसे हुई, नागरिकता का अर्थ क्या है, नागरिकता का महत्व क्या है, ये पढ़ोगे। ठीक है, जब आप उसके आगे न्याय वाले चैप्टर में जाओगे तो न्याय की उत्पत्ति, न्याय का अर्थ, न्याय का महत्व, ये पढ़ोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों का अध्ययन आपको कहाँ करना है, इसी बुक में करना है, यानी कि इसी पुस्तक में आपको करना है। ठीक है, आगे के चैप्टर में करना है। और यदि हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क शुरू करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और ये कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आगे के चैप्टरों में पता लगने वाला है। जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो राजनीतिक विचारक हैं, ठीक है, उन्होंने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या होती है। इसकी अलग अलग परिभाषाएं हमको दी है। जैसे हम मैथ पढ़ते हैं, जब आपने छोटी क्लासों में मैथ पढ़ा होगा 9th-10th में, तब आप क्या पढ़ते थे, त्रिभुज को पढ़ते थे, वर्ग को पढ़ते थे, उसकी परिभाषा को पढ़ते थे। जिस तरीके से आप गणित में त्रिभुज की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा, वृत्त की परिभाषा पढ़ते थे, ऐसे ही राजनीतिक सिद्धांत में भी आपको परिभाषा पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे आपको त्रिभुज और वर्ग की परिभाषा नहीं पढ़ना। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि किसकी परिभाषा पढ़ना है। यहाँ पे आपको समानता की परिभाषा पढ़ना है, आपको स्वतंत्रता की परिभाषा पढ़ना है, आपको न्याय की परिभाषा पढ़ना है, आपको लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ना, आपको धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो टॉपिक हैं वो बदल जाएंगे। तो इस तरीके से पढ़ना आपको यहाँ पर भी है।
फिर नेक्स्ट है हमारा समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु की बजाय मनुष्य के साथ हमारे संबंधों पे होता है। ठीक है, जब हम समानता पढ़ते हैं ना, तो समानता का मतलब कोई वस्तु नहीं है, समानता कोई चीज नहीं है कि दुकान पे मिलने वाली कोई वस्तु है, जाके आपने समानता खरीद ली, ये थोड़ी होता है समानता। समानता का मतलब होता है कि दूसरे मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से है, कि हम किसी दूसरे के साथ कैसे संबंध स्थापित करते हैं। क्या हम दूसरों को अपने जैसा मानते हैं, अपने समान मानते हैं, या हम उसको नीच नज़रों से देखते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, वो तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसे सोचते हो किसी के बारे में, तो फिर वहाँ पे समानता कैसे आ सकती है? सोचिए, नहीं आ सकती ना। समानता में हमें सबको अपने जैसा समझना पड़ेगा, बराबर समझना पड़ेगा। तो समानता का संबंध किसी वस्तु से नहीं बल्कि हमारे विचारों से, हमारे संबंधों से है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है। हम सभी की समानता को लेकर राय होती है, ठीक है, अपने विचार होते हैं। आपने गौर किया होगा, हाँ ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए, आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर क्या होता है, जैसे मान लो कोई सरकारी कार्यालय है, कोई सरकारी दफ्तर है, या डॉक्टर के पास आप इलाज कराने गए हो, हॉस्पिटल में आप प्रतीक्षालय में वेट कर रहे हो, या किसी दुकान में आप कोई सामान लेने गए हो, वहाँ पे कई सारे लोग हैं, आप लाइन में लगकर सामान ले रहे हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लो आप गए हो किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाने, वहाँ पे 10 लोगों की लाइन लगी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपसे पहले कुछ लोग हैं और आपके बाद भी कुछ लोग हैं, मान लीजिए। ऐसे में कोई व्यक्ति आता है लाइन तोड़कर और सीधा अंदर जाने की कोशिश करता है, और मान लो वो अंदर चला जाए, तो ऐसे में आपको क्या फील होगा? आपको लगे यार मैं तो आधे घंटे से लाइन में लगा हूँ और ये आया और तुरंत ही अंदर चला गया और अपना काम करवा के, इलाज करवा के वापस चला गया। तो आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा, बहुत बुरा लगेगा कि हम पागल की तरह सुबह से खड़े हैं आधे घंटे से और ये आके तुरंत ही काम करके चला गया। तो ऐसे में क्या होगा? तो देखिए, कई लोग क्या करते हैं, कतार को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को जो लाइन में पीछे जो खड़े लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं आगे नहीं जाना, पीछे जाओ। ठीक है, जब वो पीछे जाने को कहते हैं और वो वापस से पीछे जाता है, तो हमें क्या होती है? खुशी होती है, हमें अच्छा लगता है कि हम सोचते हैं ना कि आधे घंटे से खड़े थे और ये ज़्यादा स्मार्ट बन रहा था, सही है, इसको लाइन में सबसे पीछे भेज दिया, तो हमें अंदर से अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, वो आगे निकल जाता है और अपना काम करा के चला जाता है, तो ऐसे में हमें ठगा सा महसूस होता है कि यार हम तो सुबह से लाइन में लगे हैं और ये आया 5 मिनट में, अपना काम करवा के चला भी गया और हम तो लाइन में ही खड़े रह गए, तो हमको ठगा सा महसूस होता है। तो हम इसका विरोध भी करते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है सिस्टम, क्योंकि हम जिसके लिए भुगतान करते हैं, क्योंकि जिसके लिए हम यहाँ पे हम भुगतान कर रहे हैं, हम लाइन में खड़े हो रहे हैं, तो हम कुछ पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? हम यहाँ पे अपना समय पे कर रहे हैं, यानी हम अपना समय दे रहे हैं। अगर आप 30 मिनट तक लाइन में खड़े हो किसी कार्य को कराने के लिए, तो आपने अपना 30 मिनट का टाइम दिया है, लेकिन दूसरा व्यक्ति 5 मिनट के अंदर अपना काम करा के चला गया, तो उसने तो अपना टाइम नहीं दिया। तो यहीं पे क्या होता है कि जब हम, क्योंकि हम जिसके लिए कुछ भुगतान करते हैं, यानी अपना टाइम दें, चाहे पैसा दें, चाहे कुछ भी दें, ठीक है, तो उन सामानों या सुविधाओं को पाने में हम समान अवसर चाहते हैं। क्योंकि जब हमको ये लग रहा है, अब समझना कि हम 30 मिनट से खड़े हैं, हमने 30 मिनट अपना लगा दिया, तो सामने वाला 5 मिनट में कैसे जा सकता है? उसे भी लाइन में लगना पड़ेगा और अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ेगा, अपनी बारी के आने के बाद ही अपना कार्य कराएगा। ठीक है, तो हम महसूस करते हैं यहाँ पे समानता होनी चाहिए, सबके साथ समान होना चाहिए। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, तो हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। समानता का मतलब क्या है? सभी के लिए समान अवसर, सबको एक जैसा देखना। फिर भी अब यहाँ पे एक और एग्जांपल आ जाता है, सबको बराबर देखना। लेकिन अगर मान लो कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, या मान लो कोई विकलांग व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से काउंटर हो सकता है, उसके लिए अलग से काउंटर लगाया जा सकता है, क्योंकि भाई बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति कम ही होते हैं, ठीक है, उनको दिक्कत ना हो इसलिए उनको अलग से दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम समझे ना, तो कहने का मतलब है कि तो हम समझते हैं कि भाई इन लोगों के साथ इनको छूट दी जा सकती है। मान लो अगर आप कहीं लाइन पे खड़े हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति आता है 70-80 साल का, अगर वो आपसे पहले काम करा के चला जाता है तो आपको बुरा फील नहीं होगा, आपको लगेगा बुजुर्ग व्यक्ति है कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई यंग सा आपकी तरह आए और काम करा के चला जाए तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो हम समझते हैं कि कुछ विशेष कंडीशन में कुछ जगह पे लोगों के साथ अलग प्रकार का बर्ताव किया जाना ठीक है, जैसे बुजुर्ग के साथ और विकलांग के साथ अलग बर्ताव किया जा रहा है, अलग काउंटर लगाया जा रहा है, तो ठीक है, लेकिन बाकी जगह पे सबको समान माना जाना चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार में उतारना देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हमें अपने जो पूर्वाग्रह, जो हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें बनी होती है, उसको त्याग
करना पड़ता है, नई चीज़ों को अपनाना पड़ता है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचारों और भावनाओं का परीक्षण कर पाएंगे। ठीक है, ये परीक्षण कैसे होगा? जब आप आगे के चैप्टर को पढ़ोगे, जब आप स्वतंत्रता को पढ़ोगे, तो आप समझ पाओगे कि आपके विचार स्वतंत्रता के विचार से कैसे मेल खाते हैं या नहीं खाते। विद्वान जो कह रहा है स्वतंत्रता के बारे में, क्या आप भी वैसा ही सोचते हो या नहीं सोचते? इस तरीके से आपके विचारों का आगे के चैप्टर में परीक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि सचेत नागरिक यानी कि जो जागरूक नागरिक है वो देश का विकास कर सकते हैं। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ये मनुष्य से संबंधित है। ठीक है, उदाहरण के लिए समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होना चाहिए। ठीक है, फिर भी महिलाओं, वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग से व्यवस्था की जा सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से समानता कभी लागू नहीं की जा सकती। ठीक है, ये भी हमको याद रखना है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है, कोई दिक्कत, कोई समस्या है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको वीडियो को 2 बार देखना पड़ेगा, 3 बार देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना राजनीतिक सिद्धांत, ये उतने आसान नहीं होते जैसे हम वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें पढ़ लेते थे बुक 1 में। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझिए। लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।